ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं ईंट मन के अस्थियां चैप्टर का भाग 6। आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के कलात्मक अवशेष जिसमें मिला हड़प्पा से प्राप्त काले पत्थरों को, काले पत्थर से निर्मित नर्तक की मूर्ति, नर्तक यानी डांस कर रहा है उस आदमी की मूर्ति मिली है जिसे नटराज नृत्य की मुद्रा कहते हैं। नटराज नृत्य की मुद्रा का मतलब होता है कि भगवान शिव के द्वारा जिस मुद्रा में नटराज की जो मूर्ति होती है वो भगवान शिव की मूर्ति कहलाती है। उस तरह की हमें मूर्ति वहां से अवशेष में मिली है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त विहनी मानव मूर्ति, मतलब एक मानव की मूर्ति मिली है जिसमें वो नृत्य करता हुआ मिला है और उस नृत्य के बारे में जो नटराज की जो मुद्राएं थी नृत्य की, उन्हीं मुद्राओं, उन्हीं स्टाइल से या उन्हीं स्टेप्स में मिला। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य की मूर्ति भी मिली, मतलब कांस्य की जो मूर्ति होती है वो मोहनजोदड़ो से मिली हमें। हड़प्पा से हमें प्राप्त सिहनी मूर्ति मिली है, हड़प्पा से हमें काले पत्थर की मूर्ति मिली है, मोहनजोदड़ो से हमें कांस्य मूर्ति मिली है। ठीक है ना। हड़प्पा लिपि की, अब हड़प्पा की लिपि, स्क्रिप्ट ऑफ द हड़प्पा जो है वो क्या थी, उसकी विशेषता जैसे मैंने पहले जब पार्ट में आपने बताया था, पहले भाग में आपको बताया था, ये हड़प्पा दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, चित्रात्मक लिपि है, चित्रों के द्वारा बनाई जाती है, चित्रों के द्वारा इसे बताया गया है। और इसमें 375 से 400 चिन्ह है, 375 से 400 चिन्ह इसके अंदर है। और ये रहस्यमयी लिपि है। रहस्यमयी लिपि का अर्थ क्या हुआ, क्योंकि आज तक कोई भी व्यक्ति इस लिपि को समझ नहीं पाया और समझ के इसको एक्सप्लेन करे या समझा सके, ऐसा कोई विद्वान अभी तक सफल नहीं हो पाया। कोशिश बहुतों ने की है मगर अभी तक कोई भी इसमें सफल नहीं हुआ। इसीलिए इस लिपि को रहस्यमयी लिपि कहा गया और कईयों ने अभी प्रयास किया लेकिन आज तक इसे कोई नहीं समझ पाया, क्योंकि इसीलिए कहते हैं 375 से 400 चिन्ह है इसके अंदर। ये नहीं कहा कि वर्ण है इसमें, क्योंकि हमारी भाषाओं में वर्ण होते हैं, अल्फाबेट होते हैं, लेकिन इसमें चिन्ह कहा गया। चिन्ह इसलिए क्योंकि चित्रात्मक भाषा में चित्रात्मक लिपि है, ठीक है, इसलिए याद रखना चिन्ह है, वर्ण नहीं। अब आते शिल्पकला। शिल्पकला में क्या क्या था? शिल्पकला में सबसे पहला था मन के बनाना। मन के मतलब ये जो मोती होते हैं वो बनाने का काम किया जाता था। शंख जो समुद्र से निकाले जाते उसकी कटाई की जाती थी, इसको कटाई करके उसको नए नए शेप दिए जाते थे, नए नए सामान, नए नए आकार बनाए जाते थे। धातुओं से जुड़े कार्य करना, धातुओं से नई मूर्तियां बनाना, धातुओं से आभूषण बनाना, ये सब चीजें थी। तो धातुओं के भी कार्य होते थे। मोहरे बनाई जाती थी, मोहरे यानी स्टाम्प बनाया जाना, स्टाम्प बड़े इंपॉर्टेंट होते थे, ठीक है ना। और स्टाम्प राजाओं के पास भी होते थे, स्टाम्प व्यापारियों के पास भी होते हैं, और स्टाम्प आज की सरकारों के पास भी होते हैं। स्टाम्प शुरू से चले तो मोहरे बड़ी इंपॉर्टेंट थी। बाट बनाना, बाट बनाने का मतलब बाट क्या होता है? बाट माप तोल के काम आता है। ये व्यापारी जब सामान तोलता है उसके लिए बाट जरूरी होता है, 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो की साइज, ठीक है ना। और ये सेल खड़ी पत्थर के बनाए जाते थे। बाट सेल खड़ी पत्थर से बनाए जाते थे। अब ये आता है कि चनहूदड़ों के लोगों का जो जीवन शैली थी वो शिल्पकला से ज्यादा चलती थी। शिल्पकला के जो अधिकतम काम होता था, वो जो उत्पादन होता था, वो चनहूदड़ों से होता है। हड़प्पा में मोहरे काफी मिली, हड़प्पा में मोहरे काफी मिली है तो हमें, क्योंकि हमने देखा था मेसोपोटामिया, फारस, इन जगहों से भी हमें मोहरे मिली है, यानी कि व्यापार होता था तो आदान प्रदान तो था वहाँ पे। कांस्य का प्रयोग भी मिला है हमें, कांस्य का प्रयोग भी होता था वहाँ पे, ठीक है ना। स्वर्ण, तांबा और टिन, सोना, तांबा और टिन से मिश्र धातु बनाई जाती थी। सोना, तांबा और टिन से मिश्र धातु बनाई जाती थी। अब आते हैं हम मनके कैसे बनाए जाते थे। मनके सेल खड़ी, कर्नीलियन और जेस्पर नामक पत्थरों से मनके बनाए जाते थे। ये 3 पत्थरों के नाम है, याद रखना आपको। सेल खड़ी, कर्नीलियन और जेस्पर नामक पत्थर से मनके बनाए जाते थे। 3 पत्थरों के नाम है, ठीक है। अब तांबे के भी मनके बनाए जाते थे, मोती। स्वर्ण और कांस्य, सोना और कांस्य, कांस्य यानी ब्रॉन्ज के भी बनाए जाते थे। और इन सब से सुंदर सुंदर मालाएं बनाई जाती थी और उन मालाओं का प्रयोग अपने भगवान को पहनाने के लिए भी होता है।
मगर उस समय खुद पहनते थे। राजा महाराजा जो पैसे वाले होते थे सोने के पहनते थे या बाकी पत्थरों की पहनते थे। ठीक है, आज के पत्थरों की भी पहनी जाती है। अब आता है कि बनके से सुंदर सुंदर मालाएं बनाई जाती थी अपनी सुंदरता को निखारने के लिए। और ठीक है ना, अब आता है कनिंगम। कनिंगम भारतीय पुरातत्व विभाग का पहला जनरल डायरेक्टर जनरल था, जिसका पूरा नाम था अलेक्जेंडर कनिंगम। अलेक्जेंडर कनिंगम ने 19वीं सदी में पहले खुदाई शुरू करवाई थी। खुदाई शुरू करवाई, इसको अभिलेख मिले, उन अभिलेखों को इसने अनुवाद करवाने, ट्रांसलेट करवाने की कोशिश की, पर इसे काफी भ्रम थे। एक अंग्रेज था ये, जिसने काफी मोहरें दी है इसके बारे में। इसे एक अंग्रेजों ने मोहरें दी, उन मोहरों का अर्थ इसने कुछ और निकाला। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, वह इसके महत्व को समझ नहीं पाया कि मोहरें यानी स्टाम्प्स जो है वो हड़प्पा सभ्यता में इसका महत्व क्या था, वो इसको समझ नहीं पाया था। इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, यही था कि इसमें प्रथम डायरेक्टर जनरल था, इसका अलेक्जेंडर कनिंगम नाम था। और 19वीं सदी में जो इसने खुदाई शुरू करवाई थी, उसके बाद इसे जो अभिलेख मिले इसने अनुवाद करवाने की कोशिश की थी। ठीक है, और इसे अंग्रेजों ने मोहरें दी, कई जो लोगों से मिली कि हमने खुदाई की, हमें खुदाई में ये मोहर मिली है, उस मोहर को ये समझ नहीं पाया कि इसका महत्व क्या था। ठीक है ना। अब जो लास्ट टॉपिक आता है फाइनल के हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, क्योंकि कोई भी सभ्यता जब जन्म लेगी और आगे बढ़ेगी अपने परवान पर होगी, उत्कर्ष पर होगी, तो कभी उसका पतन भी होता है। तो पतन के कारण क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो कारण आता है वो आ रहा है जलवायु परिवर्तन। जलवायु का मतलब यह है कि जिस तरह से क्लाइमेट बदलता था, मौसम बदलता जा रहा था, उन मौसम के बदलाव के कारण भी सभ्यता में प्राकृतिक आपदाएं, दूसरा प्राकृतिक आपदा, यानी प्राकृतिक आपदाओं में क्या आता है, बाढ़, अकाल, भूकंप, ज्वालामुखी, इस तरह की चीजें होती थी। जब ये सब चीजें हुई तो भी सभ्यता का पतन हुआ। इन सब कारणों का भूकंप आया, अकाल भी, महामारी का मतलब क्या होता है कि महामारी एक ऐसी भयानक बीमारी आती है, जैसे अभी हमारे यहाँ कोरोना आया था, 1920 में जैसे प्लेग आया था, तो इस तरह की कोई तो महामारी उस समय भी आई थी, और उस महामारी की वजह से भी काफी लोगों की मौत हुई थी, और वो उसने एक सुंदर सी सभ्यता को समाप्त करने में, उसका पतन करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। बाहरी आक्रमण, अब ये जो आता है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि बाहरी आक्रमण कहा जाता है। इसमें ये लिखा है, विद्वानों का एक तर्क है कि सिंधु सभ्यता पर आर्यों का आक्रमण हुआ था। सिंधु सभ्यता पर आर्यों का आक्रमण हुआ था, आर्यों के आक्रमण के कारण यह सभ्यता का पतन भी हुआ है। बहुत जैसे पिंगट और व्हीलर आर्य, ये नाम याद रखना आप, पिंगट और व्हीलर आर्य, ये आर्य जाति के कारण इन्होंने जिस सभ्यता को नष्ट किया था वो था हरियूसिया। हरियूसिया की सभ्यता को इन्होंने नष्ट कर दिया था आर्यों ने। अब ये है, आर्यों का जिक्र हमें ऋग्वेद से मिला। ऋग्वेद जो हमारा सबसे प्राचीन वेद है, जो वेद से मिली हुई हमें ये जानकारी है। अब ये भी और वनों की कटाई, नदियों का सूख जाना, या कई नदियों का अपने रास्ता बदल देना, कई नदियों में बाढ़ आ जाना। बाढ़ में सबसे पहले दामोदर, कोसी और माही, ये बड़ी नदियां थी। इन नदियों में जिस तरह से बाढ़ आई थी और ये इन सभ्यता को नष्ट करने में इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। अब एक चीज आती है कि सर जॉन मार्शल, ये विद्वान है, इतिहासकार है, आर्कियोलॉजिस्ट है। सर जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके और एसआर राव के अनुसार, इन तीन विद्वानों के नाम पूछे जाते हैं। सर जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके और एसआर राव के अनुसार ये सभ्यता के नष्ट होने में सबसे इंपॉर्टेंट रहा, वो रहा है प्राकृतिक आपदा।
और आर्यों का आक्रमण। ये दो तो सबसे महत्वपूर्ण कारण उन्होंने बताए हैं कि इन्हीं की वजह से जब आक्रमण होते थे तो, और दूसरा बाढ़ जब आती थी तो बाढ़ की वजह से भी इनकी सभ्यताओं का विनाश हो जाता है। जैसे बाढ़ जब आती है तो अपने साथ हजारों लाखों लोगों को ले जाती है, बहुत नुकसान होता है। वैसे ही ये सब चीजें हुई है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपका चैप्टर नंबर 1 इतिहास का ईंट, मनके और अस्थियां यही समाप्त होता है। इससे संबंधित आपको अगर कोई भी जिज्ञासा, कोई प्रश्न है, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट आपका आता है, आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं, आप प्लीज कमेंट्स करें। मैं आपके हर प्रश्न का आंसर दूंगा, आपकी हर जिज्ञासा का समाधान करूंगा। आप जो कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो। ओके।